अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। पीटीआई में तोड़ फोड़ का सिलसिला आज भी जारी रहा। आज भी कई अहम लोगों ने, कई अहम रहनुमाओं ने पार्टी को खैरोबाद कहा। मलिका बुखारी साहिबा उसमें एक बहुत अहम नाम है, जिनकी अब से कुछ देर पहले उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही बात की है। और जैसे बाकी लोग भी बात कर रहे हैं, वो भी यही कह रही हैं कि उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, 9 मई के वाकयात की मजम्मत करती हैं और अपने जाती जो मसरूफियात हैं, प्रोफेशन है, उसको टाइम देना चाहती हैं। पाकिस्तान को किसी और कैपेसिटी में सर्व करेंगी। गोया ये कि उन्होंने सियासत को तो खैरोबाद नहीं कहा, लेकिन हाँ, पार्टी को उन्होंने खैरोबाद कह दिया है। इस सब में सिर्फ असद उमर साहब एक यूनिक इस तरह से हैं कि उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी है, सिर्फ अपने ओहदे से क्विट किया है। इसके ऊपर कल हमने तफसीली प्रोग्राम भी किया था और आज भी हमने ये भी एक मजीद एक इसमें इजाफा हुआ है कि आज पीटीआई हकीकी की अब जो है वो आवाज गूंज रही है कि एक नई पार्टी जो है वो अमल में आ रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक्स ओहदेदारान मिलकर। ऐसे में एक और नया सियासी गठजोड़ यहाँ पर भी मुतवक्के है और दूसरी तरफ जहांगीर खान तरीन के अंडर भी मुतवक्के है। गोया ये कि वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो ताहयात नाअहल हुए हुए हैं, लेकिन ये कि इसके फिर भी वो पार्टी की एक जो इन अदर कैपेसिटी सदारत वगैरह कर सकते हैं अगर उनके तहत या उनके अंडर कोई इस तरह का कोई इत्तेहाद बनता है तो। लेकिन आने वाले इलेक्शन में, जो कि इस साल ही बताया जाता है कि अक्टूबर में होने, अभी तक तो इसमें कोई अभाम नहीं है, इस साल के इलेक्शन में आगे क्या होने जा रहा है इसके ऊपर बात करेंगे। उस वक्त तक मुल्क के सियासी मंजरनामे की पोजीशन क्या होगी, शक्ल सूरत खदो ख्याल क्या होंगे, इसके ऊपर बात रहेगी। और ऐसे में उमर चीमा साहब, महमूद रशीद, यास्मीन राशिद साहिबा, ये कुछ वो नाम है जिन्होंने अभी भी कहा है कि वो पार्टी को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। फवाद चौधरी साहब के हवाले से लेकिन नाजरीन बात करना खासा अहम होगा, क्योंकि फवाद साहब ने जो है वो कल पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। हमने जाहिर है इसके ऊपर भी काफी तफसीली बहस की थी, लेकिन कुछ इस बात का बैकग्राउंड भी है। 2-3 चीजें मुनफरिद हैं, क्योंकि फवाद चौधरी साहब ये कि उनको रिहा हुए में तो काफी टाइम हो गया था, उसके फौरी बाद उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी थी। और फवाद साहब इससे पहले, पार्टी छोड़ने से पहले और इस पूरे एपिसोड से पहले, कुछ नाला नजर आ रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, जहां पर उन्होंने बरमला इस नाराजगी का या इस खफगी का इजहार किया था अपने एक इंटरव्यू में, टिकट ना मिलने की बुनियाद पर। ये सुनिएगा उन्होंने जो कहा था। हमाद अजहर, शाह महमूद कुरैशी को एमपी का टिकट नहीं मिला। हाँ, नहीं मिला। खैर है, ऑब्वियसली अच्छा तो नहीं लगा, मिलना तो चाहिए था हमें, और खान साहब कहते हैं नहीं मिला तो नहीं मिला। जी नाजरीन, बड़ा वाज़ेह तौर पर फवाद चौधरी साहब ने अपनी नाराजगी का इजहार किया और उनकी टाइमलाइन भी नाजरीन को हम दिखाएं, क्योंकि जिस रोज से वो रिहा हुए थे उसके बाद से उन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया। गोया ये कि वो ट्विटर के बड़े एक एक्टिव मेंबर हैं और बड़े सारे उनके वहां पर फॉलोअर्स वगैरह हैं, लेकिन ये उनकी टाइमलाइन है जो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसको बड़ा फुल स्क्रीन करके भी नाजरीन को दिखाइए। मजे की बात है, उन्होंने इमरान खान साहब की जो कवर फोटो है वो नहीं हटाई है, अपनी डीपी भी नहीं चेंज की है, जिसमें वो कह रहे हैं कि याद रखना कि मैं खड़ा था। लेकिन उस वक्त से लेकर वो रीट्वीटे वगैरह तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई जो इसके अलावा जो खुद से जो ट्वीट होती है वो कोई उन्होंने अपनी रिहाई के बाद से नहीं की है। कल उन्होंने फिर पहली ट्वीट की अपनी रिहाई के बाद से, और वो ये थी कि वो पार्टी से अलहदगी इख्तियार कर रहे हैं। पीटीआई के ऊपर एक ये भी तनकीद हो रही है नाजरीन कि इन्होंने कभी नजरियाती सियासत नहीं की। पीटीआई के जो सियासी हरीफ हैं या मौजूदा गवर्नमेंट के लोग हैं, वो ये कहते हैं कि इन्होंने हमेशा से पार्टी बनाई थी अपॉर्चुनिस्ट की बुनियाद पर, और इसी वजह से जो है वो उनको ये हशर वगैरह देखना पड़ रहा है। और वही तमाम लोग हैं जो कि पीटीआई में किसी रीजन से या किसी के कहने पे आए थे और फिर वही हैं जो फिर अभी पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। ये क्रिटिसिज्म कितना वैलिड है पीटीआई के ऊपर, ये क्रिटिसिज्म कितना वैलिड है, क्योंकि कुछ शीरी मजारी साहिबा जैसे लोग भी हैं जो कि पार्टी छोड़ रहे हैं। और हाँ, एक और बात का इसमें इजाफा ये है कि फवाद चौधरी साहब को एक तरफ उनके अपने पार्टी की तरफ से भी, जो उनको पीटीआई की तरफ से भी जाहिर है काफी लोग उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, वहां पर गवर्नमेंट के भी लोग जो हैं वो उनके ऊपर तनकीदी निश्तर बरसा रहे हैं। तो क्या वो किसी पार्टी में आगे अपना मुस्तकबिल बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे? वो पहले भी पार्टीज वो छोड़ चुके हैं कई सारी, इसके ऊपर भी बात रहेगी। जैसे नाज बलोच साहिबा का ट्वीट दिखाया जाए। नाज बलोच साहिबा ये ट्वीट करते हुए ये कहती हैं कि आपको अब मिल गई आजादी और फवाद चौधरी को पीटीआई से आजाद ही हो गए। ये नाज साहिबा ने ट्वीट किया है और इसका ये मतलब है कि उन्होंने जो अपनी गिरफ्तारी से कुछ रोज पहले आजादी के नारे बुलंद किए थे, तो वो उनको एक तंजिया तौर पर कह रही हैं कि वो पार्टी से ही आजाद हो गए। और मियां महमूद रशीद साहब ने भी कुछ इस हवाले से तनकीद का निशाना बनाया है फवाद चौधरी साहब के हवाले से, जब उनसे आज सवाल किया गया। सुनिएगा उन्होंने क्या कहा, फिर मैं फौरी तौर पर अपने मेहमानों का रुख करती हूँ तमाम बात पे। पार्टी को छोड़ने की बातें करते हैं। इमरान खान और पीटीआई को छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद डट कर खड़े हैं इंशाल्लाह और आखिर तक खड़े रहेंगे। जो छोड़ते जा रहे हैं बस कम जहां पार्ट
खस कम जहां पाक कहकर मुखातिब किया मियां महमूदुर रशीद साहब ने उन तमाम लोगों को जो छोड़कर जा रहे हैं, और खास तौर पर नाम लेकर फवाद चौधरी साहब के हवाले से सवाल था। तमाम मामले पे नाजरीन फौरी तौर पे अपने पैनल का रुख करती हूँ। इसमें गवर्नमेंट के भी व्यूज हमारे साथ इंशाल्लाह होंगे, और जाहिर है और दी अदर साइड टू, अदर साइड में अभी रहा कौन है ये भी एक पूछने वाली बात है। हमारे साथ इस पूरी बहस में राजा यासिर हुमायूं साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अभी भी शाना बशाना खड़े हैं, साबिक सूबाई वजीर हैं आप पंजाब के, आपको बहुत वार्म वेलकम राजा यासिर साहब। जलील अहमद शरकपुरी साहब नाजरीन एक्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वैसे बहुत एक सीनियर सियासतदान हैं और बड़ा आपका तवील सियासी सफर है, पहले PMLN में भी आप रहे हैं और फिर PTI में आप आए थे। खासतौर पर उस्मान बुज़दार साहब के साथ जलील अहमद शरकपुरी साहब को खास हम याद करते हैं। आपको भी बहुत वार्म वेलकम सर, आपके आने का बहुत शुक्रिया। आपसे बात का आगाज करना चाहूंगी राजा यासिर हुमायूं, आप अब आगे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आगे होने क्या जा रहा है? आप अपनी पार्टी की क्या खदोखाल इस वक्त देखते हैं कि क्या कुछ बच पाएगा पूरी की पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से? खान साहब तो अभी भी कह रहे हैं मैं जिसको टिकट दूंगा वो जीत जाएगा, और आप अपने बारे में भी इसी कंटिन्यूटी में बता दें कि आपको तो नहीं कोई कह रहा पार्टी छोड़ने को, फिर आप कल को छोड़ के कहेंगे मुझ पर कोई दबाव नहीं था, मैं मर्जी से छोड़ रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने एक तो पहले जो गुफ्तगू की प्रेमाइस में बड़ी पर्टिनेंट है, उस पर मैं थोड़ी सी कमेंट करना चाहूंगा, और क्योंकि आपने बड़ी लंबी गुफ्तगू की तो मुझे भी 2 मिनट दीजिएगा। देखिए, आपने बात की कि PTI कोई नजरियाती पार्टी नहीं है बल्कि लालची लोग इकट्ठे हो गए या कोई एतराज करता है, तो मैं ज़ाहिर है एक ऑब्जेक्टिव सा एनालिसिस करना चाहूंगा। देखें, पहली बात तो ये कि पार्टी, एक तो नजरियाती लफ्ज की डेफिनेशन लोगों को पता ही नहीं है। लोग अक्सर लॉयलिस्ट को नजरियाती समझते हैं। एक होते हैं पार्टी लॉयलिस्ट, एक होते हैं नजरियाती। नजरियाती बहुत कम लोग होते हैं जिनको पता होता है कि नजरियात हैं क्या, और उसकी बेस पे वो पार्टी ज्वाइन करते हैं। जैसे जमात इस्लामी में नजरियाती लोग हैं, वो बड़े क्लियर हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको पता है कि जमात इस्लामी के ये नजरियात हैं, उनसे एग्री करके वो जमात में शामिल होते हैं। इसी तरह एक जमाने में पीपल्स पार्टी में लेफ्ट के लोग होते थे, प्रो लेफ्ट ओरिएंटेड, और वो डॉक्टर मुबशर हुसैन और डॉक्टर गुलाम हुसैन टाइप के लोग थे, और अब डॉक्टर वो मंजूर वगैरह, चौधरी मंजूर वगैरह इस तरह के लोग हैं, वो एक्चुअली नजरियाती लेफ्ट के लोग हैं। अब उसके बाद होता ये है कि जब उस पार्टी को उसके जो फाउंडिंग फादर्स हैं वो स्टेज पे ले आते हैं कि वो पॉपुलर हो जाती है, तो पार्टी फिर एस्टैब्लिशमेंट की भी नजरों में आना शुरू हो जाती है कि इसका जीतने का इम्कान है, और फिर एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं जो कि अब उस पर हाथ रख देती है। ये एक रेगुलर ट्रेंड है पाकिस्तान की सियासत में, और मेरा ख्याल है मल्टी पार्टी सिस्टम में भी यही होता है। तो अभी तक जमात इस्लामी पे कभी एस्टैब्लिशमेंट ने हाथ ही रखा, लेकिन एक दफा आपको याद होगा जालिमो काजी आ रहा है, उस जमाने में हाथ रखा था, लेकिन आमतौर पे जमात जरा अलूफ रहती क्योंकि उसको पॉपुलर वोट नहीं है। इमरान खान साहब ने जो PTI बनाई, तो पहले तो एज सच कोई नजरियात PTI के क्लियर नहीं थे, लॉयलिस्ट थे। इमरान खान साहब एक हीरो थे, नेशनल हीरो हैं थे और इंशाल्लाह रहेंगे भी। तो खान साहब जो हैं वो एक आइकॉन थे। लोगों ने पहले उनके जो लोग शामिल हुए वो खान को पसंद करते थे, नौजवान, स्टूडेंट्स, वो जनरेशन जिनके वोट ही नहीं थे। हमारे तनकीद भी करते हैं राजा साहब, लोग ये कहते हैं कि ये एक फैन क्लब था, पार्टी नहीं है, फैन क्लब था, ये भी एक तनकीद है। डेफिनेटली। मैं तो बचपन से खान साहब का फैन था, 2 वजह से। जाहिर है सारी कौम ही उनकी फैन थी, लेकिन हमारे तो वो स्कूल फेलो थे, एक सीनियर एचिसोनियन, तो एक आइडियल थे तमाम हम सब लोगों के। तो जब उन्होंने पार्टी बनाई तो जो लोग हम वोट ही नहीं देते होते थे, हम तो खैर ऐसी फैमिली है, लेकिन जो हमारे दोस्त वोट भी नहीं देते, शहरी टाइप लोग हैं, वो भी फैन तो थे खान साहब के कि चलो PTI बड़ी पार्टी है, इट वाज सोशल क्लब, और उसमें जाके मिलते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, गपशप मारेंगे, एतराज करेंगे मुल्की मामलात पे, कोई इंटेलेक्चुअल डिस्कशन होगी। तो ये थी PTI ओरिजिनली। अच्छा। और भी लोग थे ऑब्वियसली, इसमें बड़े पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन वो जीतने वाले हामिद खान साहब जैसे क्रेडिबल लोग भी शामिल हुए। खान साहब की एक इमेज बड़ा अच्छा जो है वो सही। यासिर साहब, ये पुराना आपने ज्यादा वो एक हो गया है कि इसमें तफसीली आपको डिटेल, लेकिन हाँ थोड़ा सा आगे आ जाए, फास्ट फॉरवर्ड हो जाए। पार्टी हुआ ये कि जब लोगों को महसूस हुआ कि बेनजीर के फौत होने के बाद, शहीद होने के बाद, पीपल्स पार्टी से भी लोग तंग आ रहे थे क्योंकि वो और नून लीग मिल गए थे, और यहाँ पे धड़े की पॉलिटिक्स होती है। तो जो रवायती सियासतदान है उन्होंने रुख किया PTI का, और PTI में शामिल होना शुरू हुआ। तो हुआ ये 2011 से पहले ही शुरू हो गए थे थोड़े बहुत लोग राब्ता करने, क्योंकि लोग तंग थे, लेकिन 11 में फिर एक बड़ा कामयाब जलसा हुआ, और उसके बाद लोगों ने राब्ता शुरू किया। मेरी राय ये थी जो मैंने खान साहब को दी थी कि हमें अच्छी शोहरत के, कम पुराने सियासतदान हो, रवायती सियासतदान हो, लेकिन ऐसे शोहरत के लोगों को लाना चाहिए जो बड़े क्लीन हैं, जो अपना पैसा लगा के सियासत करते हैं, बड़े जमींदार हैं, नस्ल दर नस्ल सियासत करते हैं, लेकिन उनकी रेप्यूट क्लीन होनी जरूरी है। हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए जो करप्शन करते हैं और नॉन है करप्ट, वो हमें नहीं लेने चाहिए। मेरी शुरू से यही ख्वाहिश थी।
मेरी ख्वाहिश थी कि फिर ऐसा हुआ तो नहीं ना, यही तनकीद होती है यासिर नहीं साहब हुआ पे। नहीं। हाँ शुरू में वी वर वेरी सिलेक्टिव। शुरू में सिलेक्टिव थे, सिर्फ ऐसे इलेक्टेबल्स को लेने की कोशिश की गई जिसमें कल हमें एक छोड़ के गए, मतलब कबीर असलम वाज वन ऑफ देम, सोहेल कमड़ियाल थे जो कुछ अर्सा पहले छोड़ गए, और बहुत सारे थे, लेट्स नॉट डिस्कस देम, टू द पॉइंट में रहता हूँ। उसके बाद हुआ ये कि पार्टी की पॉपुलैरिटी और ऐसे साफ सुथरे इलेक्टेबल्स, राजा नादर परवेज जैसे लोग, ये अट्रैक्ट हुए पार्टी की तरफ। जब थोड़ा आगे काम बढ़ा, आपने नाम लिया राजा तो रियाज का? नहीं, नादर परवेज, राजा नादर परवेज, अच्छा, राजा नादिर परवेज। राजा ओके ओके, हाँ हाँ। वो शामिल हुए पार्टी में। जब ये आगे काम बढ़ा तो फिर रवायती सियासतदानों को लगा कि इस पार्टी का इतना वोट है कि हम अपने वोट, जो हमारे धड़े के वोट हैं, वो ऐड सही, करके हाँ जीत ऐड कर लें, ठीक है। और हाँ। ऑब्वियसली वो एस्टैब्लिशमेंट से भी पूछते हैं कि किधर जाना चाहिए अक्सर, और वो उन्होंने इशारा किया कि उधर चले जाओ, जगह बतानी होती है। अभी भी खान वही साहब इशारे किनारे चल रहे हैं, या इशारे- अभी पूरी की पूरी इशारा नहीं, पूरा एक वो बड़ा सा सिग्नल है? अभी मैं आपको अभी वे बाद में आते हैं ना, आपने अभी ये जल्दी eventually- बता दे यासिर साहब, अभी शरफपुरी साहब भी वेट कर रहे हैं, उनकी वोट टर्न पे बैंक भी जाना है बढ़ता ना। गया, मैंने जल्दी है तो फिर आप जल्दी जल्दी जो बोलना है बोल लें, मैं क्या बोलूं। नहीं, मैं कह रही हूँ आप अभी एनालिसिस तो करना हाँ करंट पे आ जाए ना, इसलिए ताकि मैं उनको भी शामिल करंट पे। करूँ। तो अब सूरत हाल ये है कि कुछ लोगों को शायद ये नजर आ रहा हो कि हालात बहुत खराब हो गए हैं, आइंदा पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ सकेगी, कालेदम करार दे दी जाएगी, और फॉर ऑल डिफरेंट रीजन, जो पॉलिटिकल लोग हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है आइंदा, उनको जिनको मायूसी नजर आ रही है, वो अपना नया रास्ता ढूंढ रहे हैं। बात सिर्फ इतनी सी है, कईयों पे केस हैं, कईयों पे केस नहीं है, कईयों को शक है कि हम पे बन जाएंगे, क्योंकि वो वाकया तो अनफॉर्चुनेट हो गया ना, जिसकी भी गलती थी वो तो भी जी, तय जी, होगा। हाँ। पर उसको तय होते होते 2-3 साल लग जाएंगे, क्योंकि केसेस जिन पे बने 2-3, जिसने इलेक्शन लड़ना ही नहीं है। अच्छा, कुछ लोग हैं जो पीटीआई के पक्के नजरियाती कह लें या लॉयलिस्ट हैं, उनको जब डर से या किसी मजबूरी से छोड़नी पड़ती है पार्टी, तो वो रोते हुए सियासत छोड़ देते हैं। आमिर क्यानी है जो कहते थे पार्टी के फाउंडिंग मेंबर में से, जी, फाउंडिंग मेंबर, बिल्कुल। तो हाँ, तो शीरी उनको तो मज़ारी नहीं है। लगा, उनके पास अगर उनको कोई प्रेशर था भी तो वो किसी और पार्टी में नहीं जाएंगे। इस तरह के लोग हैं, शीरी मज़ारी हैं, और इवन असद उमर की पहली पॉलिटिकल पार्टी थी, तो फर्स्ट हाफ छोड़ना मुश्किल होता है, तो उन्होंने भी ये किया है, राइट। तो ये तो है उनकी सिचुएशन। जो रवायती सियासतदान है वो जगह ढूंढ रहे हैं कोई ना कोई, अभी उनको मिल भी नहीं रही, लेकिन अच्छा, अभी मिल भी नहीं रही। मैं जरा यही फौरी तौर पर बात ले जाती हूँ शरफपुरी साहब की तरफ। शरफपुरी साहब, आप फरमाइएगा, जगह अभी भी नहीं मिल रही है, और आपने, जाहिर है आपने क्विट की थी पीएमएलएन, फिर आपने एक आपने कहा कि आप बिलीव करते हैं, इमरान खान साहब के साथ आपकी मुलाकातें भी रही, उस्मान बुज़दार साहब के साथ भी। एक तो आप अपने हवाले से भी फरमाइएगा कि अब आप नई जगह, जैसे अभी राजा यासिर साहब ने कहा कि अब जो छोड़ के गए हैं वो अपनी नई जगह ढूंढ रहे हैं, आपके जहन में या आपके जैसे जो दीगर कॉलीग्स हैं आपके, उनके जहनों में नई जगह क्या है सर? एक तो ये बताइएगा, जहांगीर तरीन साहब हैं, या ये जो हकीकी की बात कर रहे हैं, ये मतलब अलग अलग धड़े बन जाएंगे, क्या होने जा रहा है? और दूसरा ये भी फरमाइएगा कि इस पूरी कंटिन्यूटी में अब ये जो सबकी तरफ से एक बयान आ रहा है कि कोई उन पे जबरदस्ती नहीं हुई, कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी, वो गोया आंसुओं के साथ छोड़ के जा रहे हैं, तो वो चंद उन लोगों का भी तस्करा किया है राजा यासिर साहब ने। और उस्मान बुज़दार साहब का है, जिनसे आपका एक बड़ा क्लोज ताल्लुक रहा था, और उन्हीं की वजह से आप फिर खान साहब से भी मिले थे, और फिर आपने बाकायदा पार्टी में ऐलान किया था शमूलियत का। जी, जहां तक तो राजा यासिर साहब ने जो तबसरा किया है वो मैं समझ सकता हूं, काफी उन्होंने मुनासिब तरीके से तबसरा किया है, लेकिन वो 100% कोई तबसरा एक्यूरेट नहीं होता, लेकिन मैक्सिमम तकरीबन ऐसे ही है जैसे उनका एक एस्टीमेट है। लेकिन जहां तक मेरा अपना मामला है, थोड़ा सा यूनिक है, थोड़ा सा अलग सा है। मेरी तो जगह मौजूद थी, और जब मैंने पहली दफा इलेक्शन लड़ा, खुद मियां नवाज शरीफ साहब ने मुझे कहा, मैंने तो कोई अप्लाई नहीं किया था, इलाके का सर्वे करके उन्होंने देखा कि ये अगर मुकाबले में आएगा तो बेहतर हालात होंगे, और मैं माजत कर रहा था। तो नवाज शरीफ साहब ने खुद सऊदी अरब से मुझे फोन किया कि भैया आप क्यों माजत कर रहे हैं, आपको हम इलेक्शन लड़ाना चाह रहे हैं। तो बहरहाल मैंने खुशी में फिर एक्सेप्ट किया कि जनाब मुझे खुद नवाज शरीफ साहब ने फोन कर दिया है, तो अल्लाह को मंजूर था, मैं कामयाब हो गया और कौमी असम्बली में चला गया। फिर मुझे जिला भर के लोगों ने खुद, मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी, उस वक्त थे नईम हसन चट्टा साहब और बाकी जिम्मेदारान कि जी आपको जिला नाज़िर बनाना है। तो मैंने पहले माजत की, मैंने कहा जी मेरे बड़े भाई मियां सईद साहब, उनको आप ले आए। नहीं, वो तो सख्त तबीयत है यार, तुम्हारे ऊपर सारे मुतफिक हैं। तो पूरे जिले ने खुद ही एक राय कायम कर ली, और मैं एग्री हुआ इस शर्त पे कि मैं मुस्लिम लीग नून से छोड़ने का ऐलान नहीं करूंगा। अच्छा, तो उन्होंने कहा नहीं, गैर जमाती है, इसमें ऐसा मसला नहीं है। सही।
तो फिर परवेज राय साहब से मुलाकात हुई तो परवेज राय साहब ने कहा कि मियां जलील को कैसे मना के ले आए, ये तो मानने वाला बंदा नहीं है। मैंने कहा जी मैं इसलिए मान गया कि इसमें आपकी मुस्लिम लीग काफ को ज्वाइन करने का कोई इशू नहीं है, गैर जमाती है, लिहाजा मैंने ये ऑफर कबूल कर ली है। तो अल्लाह का मंजूर था, मैं पूरे पंजाब से हाईएस्ट वोट लेके जिला नाज़िम इलेक्ट हुआ। और फिर मेरा मुस्लिम लीग नून के साथ ही ज़हनी अलाइनमेंट रही। अच्छा, ज़हनी अलाइनमेंट भी आपकी वही थी? हाँ, वही रही। और मेरा राहत तनवीर साहब से, जवेद तीफ साहब से बड़ा अच्छा तल्लुक रहा पूरे टेन्योर में, और उसमें कोई डकीचू की बात भी नहीं थी। अच्छा, फिर नवाज शरीफ साहब से कुछ इख्तलाफात मेरे बतौर एमएनए ही थोड़ा सा था। हाँ। कि वो खानदानी कंट्रोल रखते थे, ओ। और मैंने नवाज शरीफ साहब से इख्तलाफ राय भी सऊदी अरब जाके भी किया कि मियां साहब इसको पार्टी जेन्युइन पार्टी बनाए। अच्छा, खानदानी कंट्रोल से बेसिकली आपका प्रॉब्लम हुआ? हाँ, मतलब ये जब मैं एमएनए था उसी वक्त मैंने जब फील किया, आपने ये बात बता दी, दुरुस्त। सबसे इजहार राय भी किया। हाँ, और जब फिर बेनजीर साहबा से मुख मुका के एक एग्रीमेंट हुआ तो फिर मैं थोड़ा सा साइड पे हो गया। अच्छा, ये तो फिर यानी जिसको मिसाके जमहूरियत कहते हैं उसको आप मुकमुका कह के मुखातिब कर रहे हैं, फिर तो ये खान साहब भी उसको मुकमुका ही कहते थे। अच्छा, ये अर्ज है आपसे शरफपुरी साहब, आपकी जो कॉलीग है पुरानी, यानी पीएमएलएन की कॉलीग, उन्होंने आज आपके हवाले से ट्वीट भी किया है। मजे की बात है, अज़मा जाहिद बुखारी साहिबा, बड़ी कलीदी रहनुमा है नून लीग की, वो कहती हैं ट्वीट करके, मैं हमारी शेखुपुरे की है, जो भी करें मैं उनको उनकी किसी बात को गुस्सा नहीं करना चाहता, बहन है। हाँ, अच्छा, लेकिन मैं नहीं, लेकिन आप गुस्सा ना कीजिए, लेकिन ये मेरा अर्ज है, वो कहती हैं जिन्हें मियां साहब नू सताया उन्हें फिर रिक्शा ही चलाया। ये अज़मा साहिबा कहती हैं, आपकी तस्वीर नीचे लगा के, तो आपने उनको सताया था मियां साहब को? मतलब ये कमेंट्स अगर वो दे रही हैं तो वो खान साहब के हवाले से दे रही हैं। ठीक है। अच्छा, अभी देखिए ना, जब मैंने खान साहब को ज्वाइन किया है जी, मैंने इलेक्शन लड़ने के लिए ज्वाइन नहीं किया था। अच्छा, मैं जिला नाज़िम रह चुका था, एमएनए रह चुका था। मेरी सोच थी कि खान साहब एक नाइस आदमी है और एक रियासत मदीना की बात करते हैं और खरे आदमी हैं, इंसाफ की बात करते हैं, सपोर्ट करना चाहिए। तो मुझे तो शाहमद कुरैशी साहब ने, उस वक्त जवेद हाशमी साहब थे, उन्होंने कि नहीं नहीं नहीं, हम तो यार आपको इलेक्शन लड़ाना चाहते हैं, हमारे पास वो तो बंदा नहीं है, आपका नाम आता है। तो मैं जिस बंदे का नाम देता था वो मलिक अयाज सरफराज, उसके हवाले से हमारे एमपी रहे हैं, एमएनए भी रहे हैं। मैं कहता था खान साहब का बड़ा क्लोज है, उसको वेलकम ही कर लूं मैं। अली गौहर बलोच साहब, आपके हम काफी टाइम से मुंतजर थे, अब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, और बिल्कुल तमाम तर जो अभी गुफ्तगू चल रही है उसमें शरीके गुफ्तगू हैं। जी शरफपुरी साहब, गो अहेड प्लीज। अच्छा, आपने खान साहब का तो बता दिया, इतना अर्ज कर दे सर, और एक फरमा दें बल्कि मेरे अर्ज के जवाब में कि खान साहब के अभी सच्चे आदमी नहीं है, खरे आदमी नहीं है, अब वो तमाम तर जो खूबियां थी खान साहब में वो क्या खत्म हो गई हैं, चली गई हैं, जो आपने खैरोबाद? जी मैं अर्ज करता हूँ, जब अभी प्राइम मिनिस्टर खान साहब नहीं बने थे, जब मेरी खान साहब से मोहब्बत तो 2012 से है, साफ बात है, मैंने ज्वाइन कर लिया। हाँ, और फिर जब मुलाकातें हुई तो कई चीजों के ऊपर, जैसे मरजमियों का इशू था और खान साहब थोड़ा कंफ्यूज थे, और या क्लियर थे लेकिन अल्फाज कंफ्यूजन वाले होते थे। अच्छा, इसके ऊपर मेरी खान साहब से डायलॉग हुए, उन्होंने अपना विजन क्लियर किया, मुझे कन्विंस किया, और मेरा इत्मीनान हो गया कि खान साहब अंदर से क्लियर है, कोई अबहाम वाली बात नहीं है। तो इस तरह मेरी बातें उनसे होती रही है मोहब्बत में, और बड़ा प्यार करते रहे हमेशा। जब प्राइम मिनिस्टर बने फिर भी मेरा उनसे राब्ता रहा, और इश्यूज के ऊपर मैंने उन्हें मशावरत जो देता था वो हमेशा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल इसके ऊपर सोचते हैं, लेकिन अमल उन्होंने कभी भी नहीं किया। अच्छा, जैसा कि वो रियासत मदीना की बात करते थे और दिल से करते हैं, मुझे पता है। तो मैंने कहा सर आप एक उलमा की कमेटी बना लें पूरे पाकिस्तान से, अहले सुन्नत, अहले हदीस, अहले तशरीह, जो काबिल कदर उलमा है अपने अपने सेक्ट में, उनसे महाना 2 घंटे की मीटिंग किया करें, सही, अपनी हुकूमती कारकर्दगी उन्हें बताएं और उनसे मुशावरत करें, लोगों को समझ आएगा रियासत मदीना बनने जा रही है। तो रियासत मदीना ये फवाद चौधरी और शेख रशीद साहब ने तो नहीं बना लेनी, कहते हाँ बात तो आपकी ठीक है। अच्छा, मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर अहमद की उन्होंने ड्यूटी लगाई, राजा यासिर साहब मुस्कुरा भी रहे हैं इस बात पे। हाँ, ठीक है वो, तो उन्होंने ड्यूटी लगाई। जी, प्राइम मिनिस्टर हाउस में तकरीबन 1-1.25 घंटे की मीटिंग हुई। हाँ, तो ब्रिगेडियर अहमद मेरे से राब्ते में भी रहे, मेरे से उलमा के नाम लिए, मैंने कहा जी ये इनके पास सारे उलमा के नाम है। शरफपुरी साहब, ये तो पुराना गिला हुआ ना, आपको अभी क्यों याद आया इसके ऊपर पार्टी छोड़ने का? नहीं है, मैं अर्ज करता हूँ, मैं राजा यासिर साहब के इत्मीनान के लिए कि ये इख्तलाफ राय मेरा रहा कि खान साहब बातें सुनते थे, अमल नहीं करते थे, अमल नहीं होता था। ठीक है। अच्छा, ये गिला तो मेरा रहा।
अच्छा, अभी जो प्रॉब्लम आगे ले जाऊं जरा, मुझे इजाजत दीजिएगा शरफपुरी साहब, ताकि जी आ जाए। हाँ अली भाई की तरफ भी बढ़ूं, ताकि आप तमाम एक अब जो आपस में भी खान थोड़ा साहब डिस्कशन कर लें टुवर्ड्स द ये लास्ट बिट ऑफ द प्रोग्राम। एक मिनट, मैं पॉइंट इख्तलाफी पहले बता लूं, फिर राजा साहब से जरा क्लैरिटी लेते हैं। जी जी मेरा जो शदीद इख्तलाफ शुरू हुआ ना ज़हनी तौर पे, हाँ वो हुआ जब खान साहब ने अमेरिका का साइफर ओ और मिलिट्री के ऊपर न्यूट्रल और ये जुमले शुरू किए। ओ अच्छा, 2022 में, यानी गुज़िश्ता साल। जी जी, अदम एतमाद से पहले समझ गई। हाँ मैं ये कहता था दोस्तों में, चीफ मिनिस्टर दफ्तर में भी इधर की, यार साइफर आ जाना कोई ऐसी बात नहीं है, ये एक रूटीन की बात है। अगर हमने उनकी बात नहीं माननी तो नहीं माननी, सही है। इसको चौक चौराहे में बात करने का क्या मकसद है? तो ये तो क्या फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट के इर्द गिर्द जो स्टाफ है वो गुस्सा नहीं करेगा? हाँ। कि ये क्या बंदा है, ये हमारी रोज हमारी बेइज्जती करता है। अच्छा मुझे इजाजत दीजिएगा शरफपुरी साहब, मुझे बिल्कुल ब्रेक का, एक शार्प ब्रेक का कहा जा रहा है। आपने अपना जो अभी पिविटल गिला था वो भी आपने फरमा दिया। आप हमारे साथ ही रहिएगा, इस पे हम लोग बिल्कुल आखिरी के चंद जो लम्हात हैं सबसे बात कर लें, अली साहब की भी बात सुन लें। नाज़रीन, विल बी बैक। जी वेलकम बैक नाजरीन। अली गौहर बलोच साहब, आपकी तरफ मैं आना चाहती हूं। अब आप क्या समझते हैं, आप दूसरों की पार्टी में अब आप लोगों ने तोड़फोड़ करवा दी, क्या आपका यही मकसद था कि पीटीआई खत्म हो जाए, फिर इलेक्शंस हो अक्टूबर में? एक इसका जवाब फरमा दें। और अभी जलील अहमद शरफपुरी साहब हमारे साथ हैं, तो वो ये भी आपने सुनी होगी, उन्होंने ये बात की कि उनका जो असल गिला था नवाज शरीफ साहब से वो तब शुरू हुआ था जब उन्होंने खानदानी बहुत ज्यादा एक इजारादारी पार्टी में बना दी थी, और उन्होंने फिर ये कहा कि बेनजीर के साथ जो मुकमुका किया था उस पे भी उनको एतराज था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं पहली बात तो ये है कि आपने कहा कि पीटीआई के हवाले से हम तो देखिए नहीं चाहते कि कोई पार्टी भी जो है वो टूट फूट का शिकार हो। एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, उसके जरिए सारे लोग आए। वो तो खान साहब का बिलीव था, जब उन्होंने देखा कि उनको इक़्तिदार की हवस थी और उस हवस में वो कामयाब नहीं हो पा रहे थे, तो फिर इमरान प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। फिर लोगों से वफादारियां तब्दील करवाई गई थी, आरटीएस सिस्टम बंद किए गए थे, मुखालफिन को नैब के जरिए 2-2, 3-3, 4-4 साल जेलों में बंद किया गया था। अपने सियासी मुखालिफ कायदीन को डिस्क्वालीफाई करवाया गया, इलेक्शन से आउट किया गया। और उसके बाद जब आए तो फिर पाकिस्तान की मईशत का भुरकस जिस तरह से खान साहब ने निकाला, जिस तरह से पाकिस्तान की अखलाकियात का दिवालिया किया, और जिस तरह ये अब आखिरी जो एपिसोड चली है, जिस तरह से कि वो मतलब है कि हमारे बदतरीन दुश्मन भी कोई चाहे कोई दहशतगर्द हो, चाहे कोई हमारा कोई मुखालिफ मुल्क हो, उसने भी कभी आज तक इस चीज की जिसारत नहीं की कि वो पाकिस्तान के इन इदारों की तरफ मैली आंख से देखे। तो उसकी बाकायदा इन्होंने अपने पार्टी के लोगों को पहले टारगेटेड, ये सारे अटैक्स थे, इनका आपस में डिसाइड हुआ था। खान साहब ने इनको हदायत दी हुई थी, जब ये नारे लगाते थे कि खान साहब हमारी रेड लाइन है। अब रेड लाइन, जितने रेड लाइन कहने वाले हैं सारे अब कोई ग्रीन लाइन ढूंढ रहा है। अच्छा, ग्रीन लाइन ढूंढ रहा है, लेकिन वो वही बात है अली साहब, वो कहते हैं आपने ये जबर सहे तो आप उनके ऊपर भी पलट के यही कर रहे हैं। आप पहले फिर उसूली तौर पे उसके खिलाफ कैसे हुए? और शरफपुरी साहब की भी बात का जवाब फरमा दें, खानदानी इजारादारी। पहली बात तो ये है कि जो कुछ भी हुआ है इस पर तो कोई आदमी ये बात कर ही नहीं सकता, चाहे हमारा कुछ ऐसी मुखालिफ हो। जो कुछ हुआ है वो पूरे पाकिस्तान की आंखों के सामने हुआ है, पूरी दुनिया की आंखों के सामने हुआ है। जो करवाने वाले हैं उनकी ऑडियो वीडियो सबूत, कौन उधर था, क्या हुआ, और जो उनके ट्रायल हो रहे हैं वो अदालतों के अंदर होने हैं। हाँ। तो हमारा तो मैं नहीं समझता कि इसमें हमारा कोई रोल है। दूसरी बात ये, हाँ अलबत्ता अगर किसी खुश जरूर हो रहे हैं आप, अलबत्ता किसी नहीं यकीन करें, खुशी दुख है जो कुछ पाकिस्तान के साथ हुआ। मतलब है कि जिनको हम एक सियासी पार्टी समझते रहे, जिनको हम पाकिस्तान का वफादार समझते रहे, दुख हुआ कि जब उन्होंने वो काम कर दिखाया जो गद्दारों और दहशतगर्दों ने भी नहीं किया। आपको तो यकीन करें कि मुझे तो मैं अपनी जात की बात कर रहा हूँ, मैंने तो बहुत डिक्शनरी खोल के देखी, मुझे तो कोई लफ्ज नहीं मिला कि गद्दार और दहशतगर्द के अलावा आपको कोई वर्ड ही नहीं मिला इनके लिए। अच्छा, उन लोगों के लिए जिन्होंने ये सारा कुछ किया। एक जुमला बता दें अली साहब, ताकि मैं एक जुमला दीगर दो हजरात से भी ले लूं, क्योंकि मेरे पास वक्त इतना ही है। अली साहब, एक जुमला, ये खानदानी इजारादारी का जो एक गिला था शरफपुरी साहब का,
नून लीग के हवाले से? शरकपुरी साहब के मैंने नाम से ये वाकफियत है, ये टीवी पे पार्टियां बदलते रहे, दूसरा चला, मेरा इनका बिल मुशाफा कभी सलाम दुआ नहीं हुआ, कभी तारफ नहीं, लिहाजा मैं बहुत लंबा चौड़ा तो नहीं जानता, लेकिन मैं इनकी बात पे कमेंट करूंगा जो अभी ये कर रहे थे। पहले तो मसूफ से ये पूछे कि मसूफ ने इस दफा नून लीग के टिकट पे इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, अगर इनको खानदानी और वो सियासत थी, कहते हैं कि मैं बहुत पहले भी तफदात कर चुका था, तो उस पार्टी का टिकट क्यों लिया जिसकी ये लीडरशिप के ऊपर इनको नहीं था। दूसरी बात ये है कि बकौल इमरान खान, वैसे मैं उनकी एक बात से इत्तेफाक करता हूँ इमरान खान, अच्छा। उन्होंने एक दफा एक लोटे की डेफिनेशन बताई थी। उन्होंने कहा कि लोटा वो होता है जो अपनी पार्टी उस वक्त छोड़ता है जब उसकी पार्टी इक्तदार में ना हो, और दूसरी पार्टी उस वक्त ज्वाइन करता है जब वो पार्टी इक्तदार में हो। लोग पार्टी तो लोग, अब अगर इलेक्शन खत्म हो गया है, मतलब अब मेरी असेंबलियां डिसॉल्व होंगी, नेशनल असेंबली, मैं को पार्टी चेंज भी कर लूं तो वो लोटे की डेफिनेशन में नहीं आता, क्योंकि आपको राइट है। अच्छा, टाइम, मैं समझ गई, आप कह रहे हैं टाइम के हिसाब से, जो टाइम की मुनासबत से ये अपना फैसला करें। एक जुमला दोनों से, किसी लोटे की बात का जवाब देना, मादरत के साथ मुझे इनकी बड़ी कदर रिस्पेक्ट है, लेकिन किसी लोटे की बात को रिस्पॉन्स करना, सिर्फ एक जुमला दोनों हजरात से, क्योंकि वक्त इतना ही है। शरकपुरी साहब, फिर राजा यासिर साहब। जी, मैं अर्ज करता हूँ, सबसे पहले तो जो मौजू करंट अफेयर था वो तो हमने छोड़ दिया, दूसरा मौजू पकड़ लिया। मैंने जब ये अभी इलेक्शन लड़ा, ये शहबाज शरीफ साहब से पूछे, राणा तनवीर साहब से पूछे, जब मुझे ऑफर की गई तो मैंने राणा तनवीर साहब को कहा कि मैं नवाज शरीफ साहब से इख्तलाफ रखता हूं, मैं उनका टिकट नहीं लेना चाहता। और पीर अशरफ रसूल साहब 3 दफा शरफ शरीफ तशरीफ लाए, राणा तनवीर साहब ने 8-10 दिन बंदे शरफ शरीफ भेजते रहे, और इस शर्त के ऊपर मैंने कबूल किया कि मैं मुस्लिम लीग का फॉर्म फिल नहीं करूंगा। अच्छा। जब मुझे टिकट दी गई तो मेरा एक अलाइनमेंट थी, अंडरस्टैंडिंग थी मुस्लिम लीग की, मियां 8-10 दिन आपको गोया लगाए गए आपको मनाने के लिए। हाँ, तो मैंने इस शर्त पे माना कि मैं मुस्लिम लीग का फॉर्म फिल नहीं करूंगा। तो शहबाज शरीफ साहब ने पैगाम भेजा कि यार फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है, हम आपको टिकट घर भेज देते हैं। तो शर्त पे टिकट आई, राणा तनवीर साहब लेके आए 200 बंदों के साथ। अच्छा, आप राणा तनवीर साहब से पूछ लेना अगर आपको समझ आया तो, शहबाज शरीफ साहब से पूछ ले, आपको पता ही नहीं है बात का। अच्छा, दूसरी बात यह है, जब मैं असेंबली में था तो हमजा साहब चीफ मिनिस्टर थे, हमजा साहब चीफ मिनिस्टर थे तो मैंने रिजाइन किया, और इमरान खान साहब गवर्नमेंट में नहीं थे। अब जब इमरान खान ने भी इनको किक आउट की है, इनकी वो ठुड्डा मारा है, अब उनके बारे में यार तेनू गल पता ही नहीं है। राजा यासिर साहब, राजा यासिर साहब, राजा यासिर साहब, वो कहते हैं ना, मैंने तो उस वक्त रिजाइन किया जब शहबाज हमजा साहब चीफ मिनिस्टर थे, उर्दू की कहावत है ना, और इमरान खान साहब गवर्नमेंट में नहीं थे। राजा यासिर साहब, उर्दू की कहावत है कि धोबी का कुत्ता न नहीं, ऐसे न कहें, ऐसे न कहें। अलीगढ़ से मैं छूट गई। राजा यासिर साहब, आपका एक जुमला, मुझे सिर्फ इतना ही टाइम में सिर्फ एक आखिरी जुमला करवा दें। उर्दू का मसला बता रहा हूं। यासिर साहब, राजा यासिर साहब प्लीज। और दो फिटे मुंह, पता नहीं तेनू सियासतदान किने बनाता है। राजा यासिर साहब प्लीज, राजा यासिर साहब। जी, मैं सिर्फ आपको लोटे की डेफिनेशन बता देता हूँ, बाकी जिस पे लगती हो वो है। वो ये है कि आप किसी एक पार्टी के टिकट पे इलेक्ट हो के आए और रिजाइन किए बगैर पार्टी के टर्न कोड कहते हैं। अगर आपका मिड टर्म में इख्तलाफ हो जाता है, आप रिजाइन कर देते हैं और दोबारा दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, ये कोई हर्ज नहीं है उन लोगों के लिए। तो ये बड़ा क्लियर होना चाहिए, बस इतनी सी बात है। अच्छा, आप अपना बता दें, आप तो नहीं छोड़ रहे अनकरीब, आखिरी जुमला, फिर मैंने ब्रेक पे जाना है फौरन, इतना ही टाइम है। आप तो नहीं छोड़ रहे पार्टी? देखिए, बात यह है कि मैंने आपको पहले अर्ज किया, मेरा इमरान खान साहब से तल्लुक है जाती, उनके भांजे, भतीजे, कजन्स, बचपन मेरा एचईएसएन कॉलेज के पीछे जवान पार्क में गुजरा है। तो अगर हालात ऐसे हो गए कि पार्टी का खत्म हो गई तो शायद सियासत छोड़ूंगा, पार्टी तो नहीं छोड़ सकता। अच्छा, ठीक है, बड़ी अहम बात आपने की है, लेकिन कंडीशन किया है उसको आपने, ठीक है, चाहे जो मर्जी हो जाए। राइट, ताल्लुक खत्म नहीं होगा। नाज़रीन, क्विक ब्रेक और वील बी बैक। थैंक यू टू ऑल द जेंटलमैन जो हमारे साथ इस सेगमेंट में थे। जॉइन अस बैक। वेलकम बैक नाजरीन। इस खुसूसी सेगमेंट में हम बात करेंगे एक बहुत अहम और कलीदी कौमी नौयत के मसले पर, क्योंकि गुलजार इमाम शंबे नामी बलोचिस्तान अलहदगी पसंद रहनुमा ने बाकायदा तौर पर हथियार डाल दिए हैं और स्टेट को सरेंडर किया है। यकीनन कौम के लिए और स्टेट के लिए ये एक बड़ी कामयाबी है, और इसके बाद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि दीगर भी जो इनके तरह के इनके रैंक्स में लोग हैं वो फॉलो करेंगे।
ऑब्वियसली जो दुश्मन ममालिक से या दुश्मन एजेंसी से लिंक है उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और ये एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट था जो कि न्यूट्रलाइज हुआ है और बहुत एक अच्छे तरह से खुश उसलूबी से न्यूट्रलाइज हुआ है। 2017 में गुलजार इमाम शंबर ने भारत सफर किया था गैर कानूनी दस्तावेजात पर, डॉक्यूमेंट्स पर, और उससे भी ये तमाम चीजें मजीद वेरीफाई होती हैं। तमाम इस खास मामले पर बात करते हैं, और इसमें आई एम जॉइंड हेयर बाय नन अदर देन सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब। बलोचिस्तान अवामी पार्टी से आपका ताल्लुक है, आप रुकन भी हैं जो कायमा कमेटी है सेनेट में बराए खारजा उमूर की। आज उसकी बड़ी एक अहम बैठक भी थी विद द फॉरेन मिनिस्टर। आपको बहुत खुशामदीद अनवारुल हक काकड़ साहब, जज़ाकल्लाह फॉर योर ग्रेशियस प्रेजेंस। आप बताइएगा इसको आप कितना बड़ा एक फीट समझते हैं, अमली तौर पे क्या इसका असर पड़ेगा या क्या बेहतरी के इससे कोई असबाब आपके व्यू में मुतवक्के हैं बलूचिस्तान को लेकर? देखिए, मैं सबसे पहले तो इस पर समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो प्रोफेशनल इंटेलिजेंस फोर्सेस हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, पर्टिकुलरली जो हमारी लीड ऑर्गेनाइजेशन है ISI और उसकी करंट लीडरशिप, उनको क्रेडिट ना देना या उनको एक्नॉलेज ना करना मेरे ख्याल में प्रोफेशनल रियल में थोड़ी सी ज़्यादती होगी। दे डिज़र्व ऑल द अपलॉज फॉर देयर tireless commitment and going after the enemies of the state and society both at large। क्योंकि बदकिस्मती से जो हमारे यहाँ बलूचिस्तान सफ़र कर रहे हैं, आज फॉरेन मिनिस्टर साहब के साथ भी उनके SCO के जो विज़िट था, तो हमारी जानिब से जो इनपुट्स गई, हमने एक तो सॉलिडारिटी शो की और जिस अंदाज में उन्होंने पाकिस्तान के केस को डिफेंड किया, प्रेजेंट किया अक्रॉस द बोर्ड, बड़ी सपोर्ट उनको कमेटी में एक्सटेंड हुई और साथ में अप्रिसिएशन भी हुई विद वन स्पेसिफिक जो हमारी पार्टी की जानिब से मैंने, सरफराज भुट्टी साहब ने, हम सब ने की, कि उन्होंने कुलभूषण का जिक्र वहाँ पे अपनी मीडिया अपीयरेंसेस में किया, जो नॉर्मली इंडियन सॉइल पे, और वो भी जैसे फिर फॉरेन मिनिस्टर खुद भी बता रहे थे कि जो इंटरव्यूअर था वो कैम्ब्रिज ग्रेजुएट था, एक सीजन्ड जर्नलिस्ट था, एग्जैक्टली। अब उन जैसे लोगों को भी और एट लार्ज इंडियन सोसाइटी में, इंटेलिजेंशिया में, मीडिया में जो इंडियन स्टेट इन्वॉल्वमेंट है, नॉन स्टेट एक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट रीजन में रही है हमारी जानिब से, स्टेट इन्वॉल्वमेंट इज ऑब्वियसली मोर अलार्मिंग, स्टेट इन्वॉल्वमेंट इज टू अलार्मिंग। और देखें आप, दोनों न्यूक्लियरली इक्विप्ड ममालिक हैं, सर्विंग नेवल कमांडर अगर आता है, इट इज मोर और लेस ऑन एनिमी सॉइल। वो टेररिज्म या की एक्टिविटीज में जब आता है तो इट्स मोर और लेस लाइक डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। हाँ, करेक्ट, इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर। किसी आप एक्टर को इसी तरह से तो कंसीव करते हैं। वो ये बता रहे थे कि वहाँ पे जो एट लार्ज इंडियन सोसाइटी है उसमें ये मैसेजिंग प्रॉपर नहीं हुई है कि इनकी किस हद तक इन्वॉल्वमेंट। आई सी। तो हमें ये और एक इम्पोर्टेंट बात है सेनेटर साहब कि ये एक काउंटर इंटेलिजेंस का जो ऑपरेशन था जिसमें ये एक शख्स न्यूट्रलाइज हुआ है, इसको आप इस पूरे गेम में एंड इन द लार्जर पिक्चर क्या कितना बड़ा या कितना अहम एलिमेंट समझते हैं जिसका न्यूट्रलाइज होना जरूरी था? और क्या कोई फॉलो भी करेंगे इसके बाद दीगर भी इन देयर रैंक्स? इज इट एक्सपेक्टेड? देखिए, एक तो जो ये इंसर्जेंट्स हैं या मिलिटेंट्स हैं, टेररिस्ट है, मॉरल कॉज इनका बहुत वीक है मॉरली। अब वो एक रिप्रेसिव एक्शंस जो इनकी है, जो मोस्टली क्रिमिनलिटी पर इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है, वो कोई पॉलिटिकल स्ट्रगल से आप उसको तशबीह कम ही अब दे सकते हैं। एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, नहीं, सेपरेटिज्म के भी बाज औकात बाज कॉन्टेक्स्ट में अपने हिस्टोरिकल रूट्स होते हैं। बहुत रूट्स यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि निस्बतन पुअर पॉलिटिकल गवर्नेंस है सूबे में, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि इल गवर्नेंस है सूबे में, बल्कि मैं तो समझता हूँ नॉन गवर्नेंस है सूबे में। अब पुअर गवर्नेंस, इल गवर्नेंस, नॉन गवर्नेंस को जिसने जिस तरह उसकी ताबीर करनी है वो करे, लेकिन जिसकी वजह से कंड्यूसिव एनवायरनमेंट इन क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए मजीद बढ़ जाती है। सही, करेक्ट। और उन्होंने छोटे मोटे लोकल डिस्प्यूट्स भी वहीं पर उनकी एजुकेशन शुरू कर देते हैं, एक्सटॉर्शंस भी शुरू कर देते हैं, एक पैरेलल ब्लैक इकोनॉमी भी जनरेट, यानी ये तमाम चीजें होती थी इन द गार्ब ऑफ दिस, ये जो और सो कॉल्ड ये जो है ना वो राइट्स की स्ट्रगल के नाम पर नए नए सोसाइटी के जो वो क्लासेस होते हैं जिनको नॉर्मली
कम मेहनत करने की वजह से शायद वो मकाम हासिल नहीं कर पाते, Right, वो इस तरफ right. निकल आते हैं। सही, हाँ, तो ये बड़ी एक अहम चीज थी और आई एम ग्रेटफुल कि आपसे हमने इस हवाले से बात की, क्योंकि आप एक बड़े डीप रूटेड लेजिस्लेटर हैं फ्रॉम द प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान। ऑब्वियसली आपने फर्स्ट हैंड भी बताया कि उस गार में क्या क्या हो रहा था। वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम सेनेटर अनवारुल काकड़ नाजरीन हमारे साथ इस खुसूसी सेगमेंट में मौजूद थे, एंड ऑब्वियसली इस विल कीप अ ट्रैक ऑन इट लाइक अ कवरिंग स्टोरी। आपके लिए आज का देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।